आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0 के इक्वल। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का 1 होना। आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो अगर किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं डिग्री, यानी कि लीनियर इक्वेशन की डिग्री हो गई 1। अब लीनियर इक्वेशन को हम एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 1 है। अब लीनियर इक्वेशन तो हमें समझ आ गया। अब हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है, क्योंकि चैप्टर के नेम में आपको दिख रहा होगा कि लीनियर इक्वेशन के साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 5x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल x के साथ में जो भी नंबर लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, y के साथ वाले नंबर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ y, और लास्ट में ये जो आपको नंबर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए a होता है कोफिशिएंट ऑफ x और b होता है कोफिशिएंट ऑफ y और c होती है कांस्टेंट टर्म। और ये जो x और y आपको दिख रहे हैं इन दोनों ही इक्वेशन में, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। इट मीन्स x एंड y आर वेरिएबल्स। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 1 हो और साथ ही साथ उस इक्वेशन में दो वेरिएबल का यूज़ किया गया हो। अब इस चैप्टर के नेम में आपको एक वर्ड और दिख रहा होगा, यानी कि पेयर। तो अब हम समझ लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। पेयर का मतलब होता है दो चीज़ें, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन वो पेयर में होनी चाहिए। सपोज हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सभी रियल नंबर्स हैं, जबकि x y जो यूज़ हुए हैं इन दोनों इक्वेशंस में ये हैं वेरिएबल्स। इट मीन्स इस चैप्टर में हम हर जगह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखेंगे और इन पेयर्स को ही हमें सॉल्व करना है और x और y इन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो चलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आप इन दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करके देख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यूज़ रियल नंबर्स में हैं और x और y ये दो वेरिएबल यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं इनको ही हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो पेयर्स हमें देखने को मिलेंगे उनको सॉल्व करने के लिए, यानी कि जो वेरिएबल आते हैं इसमें x और y, इनके आंसर्स फाइंड करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड और सेकंड मेथड का नाम है एल्जेब्रिक मेथड। तो चलिए वन बाय वन इन दोनों मेथड्स को अच्छे से समझते हैं।
तो देखिए फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो उसमें आपको कुछ इस तरह की टेबल दिखाई देगी। अब इस टेबल को हम अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो पेयर हमें दिए जाएंगे उनको सॉल्व आसानी से कर पाएँ। ग्राफिकल मेथड में इस चार्ट के अंदर हमें टोटल 3 पॉइंट्स को समझाया गया है, यानी कि पॉइंट 1, 2 एंड 3। सो इन तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन हम समझेंगे। फर्स्ट वाले पॉइंट में हमारे पास ये एक कंडीशन गिवन है, यानी कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन हमें दिखाई देता है, तो इस केस में हम इस फर्स्ट कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन को समझते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म कुछ इस तरह की होती है, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस की थी। अब इन दोनों जनरल इक्वेशन का हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है 3x + 4y + 7 = 0 और सेकेंड इक्वेशन है 4x + 3y + 9 = 0। अब इन दोनों इक्वेशन से x और y के अगर हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो a1 की वैल्यू हमें मिलेगी 3, क्योंकि जनरल इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो a1 के प्लेस पे 3 लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में भी हम a1 के प्लेस पे 3 पुट कर देते हैं। इसी तरह से a2 के प्लेस पे सेकेंड वाली इक्वेशन में हम देखेंगे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके तो 4 हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए b1 की वैल्यू हम लगा देते हैं 4 और b2 की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, ये है 3 के इक्वल। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि 3/4 नॉट इक्वल होता है 4/3 के। तो अगर आपको कुछ इस तरह की इक्वेशंस दी गई हैं जिनमें a1/a2 नॉट इक्वल आ रहा है b1/b2 के, तो उस केस में हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि अगर हम इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें लाइंस एक दूसरे को कुछ इस तरह से कट करती हुई दिखाई देंगी। ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। इट मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस केस में सेकेंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है ओनली वन और यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आएगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। एक से ज़्यादा सॉल्यूशन इस केस में पॉसिबल नहीं होंगे। और तीसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन ही मिल रहा है तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो देखिए जो चीज़ हमने अभी समझी है सेम चीज़ एक्सप्लेन की गई है इस चार्ट में भी, यानी कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और उनके कोफिशिएंट का रेशो अगर नॉट इक्वल आ रहा है तो इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने पर हमें लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी और साथ ही साथ उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें एक यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा और इस तरह की इक्वेशंस कहलाएंगी कंसिस्टेंट इक्वेशन। चलिए अब सेकेंड वाला पॉइंट भी समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास ये दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, तो चलिए इन दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट का रेशो निकाल के देखते हैं। a1/a2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/4, क्योंकि a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 4 है। b1/b2 अगर हम देखें ध्यान से तो b1 के प्लेस पे 4 लिखा हुआ है, b2 के प्लेस पे लिखा है 8। इसी तरह से c1 के प्लेस पे लिखा हुआ है 6 और c2 की वैल्यू हमें दिख रही है 12 के इक्वल। अब इस रेशो को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर्स कट हो सकते हैं। तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4 मिल जाएगा। यहाँ पर 4 1s are 4 और 4 2s are 8 आ जाएगा। और इसी तरह से 6 1s are 6 और 6 2s are 12 भी कट हो रहे हैं। तो जो रेशो हमारे पास आया वो तीनों जगह इक्वल ही मिल रहा है, यानी कि 1/2 ही मिल रहा है हमें इन तीनों रेशोज़ को सॉल्व करने पर। सो अगर हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कुछ इस तरह का हो कि उसके कोफिशिएंट का रेशो इक्वल आए, यानी कि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और ये दोनों इक्वल हो c1/c2 के, तो इस तरह की इक्वेशन में भी हमें 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, इस तरह की लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस।
कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है कि अगर हम इन दोनों लाइंस को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो वो दोनों लाइंस एक के ऊपर एक ही लाई करेंगी, कि ये दो अलग अलग लाइंस नहीं है बल्कि एक ही लाइन है। सेकेंड पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा कि इस तरह की इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइंस है वो एक के ऊपर एक लाई कर रही है, और सोल्यूशन हमें तभी मिलते हैं जब लाइंस ग्राफ पर एक्सिस को टच करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को सभी पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसी वजह से इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। थर्ड पॉइंट में हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन कोइंसिडेंट लाइंस हैं और उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो वो लाइंस कंसिस्टेंट भी होंगी। अब देखिए सेम चीज़ जो अभी हमने पीछे स्लाइड में समझी है इस चार्ट में भी बताई गई है। इट मीन्स अगर हमारे पास दो लाइंस हैं जिनकी इक्वेशन कुछ इस तरह से अगर दी गई है, तो इन लाइंस के अगर कोफिशिएंट का रेशो आपस में इक्वल आएगा तो इस तरह की लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, और इस तरह की लाइंस भी कहलाती हैं कंसिस्टेंट लाइंस। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन में ही हमें लाइंस कंसिस्टेंट मिलेंगी। चलिए अब थर्ड वाला जो पॉइंट है इसको भी समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं, अगर इनके कोफिशिएंट्स के जो रेशो हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं, यानी a1/a2 इक्वल आए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल हो c1/c2 के। अब इन दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट का रेशो निकाल के देखते हैं। तो देखिए a1/a2 इसकी वैल्यू आएगी 2/4 के इक्वल, b1/b2 अगर हम इन इक्वेशन से देखें तो 4/a के इक्वल आएगा, और c1/c2 आएगा 8/12 के इक्वल। अब इन तीनों रेशियोज को हम और सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 हमें 2 मिलेगा और नीचे हो जाएगा 2 2 4। अब यहाँ पर भी 4 और 8 आपस में कट हो जाएंगे। इसी तरह से लास्ट में 8 और 12, 4 2 8 एंड 4 3 12। तो फाइनल जो रेशियो हमारे पास आया है 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 2/3, यानी कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन जो c1/c2 है वो नॉट इक्वल आ रहा है। तो अगर हमारे पास इक्वेशंस कुछ इस तरह की दे रखी हों जिसमें ये थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई हो रही हो, उसमें हमें तीन कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस कंडीशन में ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब अगर हम इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो हमें इस तरह से दो पैरेलल लाइन देखने को मिलेंगी, यानी कि हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है इन दोनों लाइन से वो इक्वल होगी। सेकेंड पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा कि इस तरह की इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। अगर आप इन दोनों को सॉल्व भी करेंगे तो क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पे नहीं कट कर रही है तो कोई आंसर निकल के ही नहीं आएगा। और थर्ड पॉइंट में हमें ध्यान रखना है कि इस तरह की लाइंस होती हैं इनकंसिस्टेंट। अब देखिए चार्ट में भी थर्ड पॉइंट में सेम यही बात समझाई गई है कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं और उनका जो रेशियो है वो कुछ इस तरह का आ रहा है, यानी कि a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के और नॉट इक्वल आ रहा है c1/c2 के, तो इस केस में इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने पर हमें वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल दिखाई देंगी। और लाइन की इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं निकलेगा, यानी कि कोई भी आंसर वहाँ पर हमें नहीं मिलेगा, और इस तरह की लाइंस होंगी हमेशा इनकंसिस्टेंट। चलिए अब हम समझते हैं कि अलजेब्रिक मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो अलजेब्रिक मेथड के अंदर हम इन तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड का यूज़ करके दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करें, आंसर सबसे सेम ही आएगा। तो चलिए वन बाय वन इन तीनों मेथड को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ को दूसरे के प्लेस पर रखना।
तो अगर हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है तो इस मेथड के अंदर हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के दूसरे वेरिएबल के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8 और सेकेंड इक्वेशन हम मान लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को हम 1 और 2 कंसीडर कर रहे हैं। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सपोज हम ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इससे x की वैल्यू निकालते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो x इज इक्वल टू होगा 2 प्लस वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 से जो x की वैल्यू मिली है इसको हम पुट कर देंगे x के प्लेस पर इक्वेशन नंबर 1 में। सो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1। सो इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में x के प्लेस पे पुट कर देते हैं। तो x के प्लेस पे 2 प्लस वाई रखना होगा, प्लस वाई ऑलरेडी इस इक्वेशन में हमारे पास है, इक्वल टू रहेगा 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस वाई और वाई ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू 8। सो इससे 2y इक्वल हमें मिलेगा 8 माइनस 2 के, यानी कि ये जो 2 है ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 2y हो जाएगा 6 के इक्वल और इससे y की वैल्यू मिलेगी 6/2। इट मीन्स y हमें मिल गया 3। तो इस तरह से हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अब हमें दूसरे वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू भी निकालनी है। अब y इज इक्वल टू 3 को हम पुट कर देंगे 1, 2 या 3 किसी भी एक इक्वेशन में, जिससे हम x की वैल्यू निकाल पाएँ। सपोज हम पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 3 में, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई के प्लेस पे 3 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी 3 प्लस 2 5 के इक्वल। तो इस तरह से सेकंड वाला जो वेरिएबल है वो भी हमें मिल गया और यही दोनों हमारे फाइनल आंसर हैं। चलिए अब समझते हैं एल्जेब्रिक मेथड का सेकंड पार्ट यानी कि एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के नेम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर हमें किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करना है यानी कि हटाना है। तो हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। सपोज हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 और सेकेंड इक्वेशन हम मान लेते हैं 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। इनको हम 1 और 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है यानी कि हटाना होता है। तो हम या तो x या फिर y इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। तो जिस भी वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होगा उसको सबसे पहले हमें इक्वल बनाना होगा। सपोज हमें x को हटाना है, सो सबसे पहले हमें x के साथ में जो कोफिशिएंट है इनको इक्वल बनाना होगा। x के साथ में फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है 6 और सेकेंड वाली इक्वेशन में है 4। तो अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 4 से और सेकेंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो x के जो कोफिशिएंट हैं वो दोनों जगह सेम हो जाएंगे, यानी कि 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24x और 4 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24x। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन में x वेरिएबल इक्वल हो जाएगा और उसके बाद हम उसको आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 की 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 24x। 8 की 4 से भी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी तो हमें मिलेगा 32y और 20 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 80। ऐसे ही सेकेंड वाली इक्वेशन में हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 ज़ा 24x। 4 और 6 की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 24y और इसी तरह से 6 और 4 की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 24। अब इस x वेरिएबल को हम एलिमिनेट अगर करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा और जब भी हमें इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन हमेशा हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 24x प्लस का, तो यहाँ हम साइन लगाएंगे माइनस का। अब देखिए जो 24y है यहाँ पे साइन है माइनस का, तो इसको हम चेंज कर देंगे प्लस साइन में। और ऐसे ही यहाँ पर 24 है प्लस का, इसको भी हम चेंज करके माइनस कर देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं।
तो 24x से 24x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए y जो वेरिएबल है इसमें 32 भी प्लस का है और 24 भी प्लस का है, तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने पे हमें मिलेगा 56y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 80 में से 24 को माइनस करना है तो बचेगा 56। सो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 56 डिवाइड बाई 56, इट मीन्स y इक्वल टू 1। तो देखिए हमारे पास एक वेरिएबल तो आ चुका है, अब हमें सेकंड वेरिएबल यानी x भी निकालना है। अब देखिए सेकंड वेरिएबल यानी x को फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू जो 1 हमें आंसर में मिला है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सपोज फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम y के प्लेस पे 1 रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 6x प्लस 8 इंटू 1 इक्वल टू 20। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6x इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 8 के। अब ये बचेगा 6x इक्वल टू 20 में से 8 को माइनस करने पे मिलेगा 12, और इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 12/6, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से देखिए y और x ये दोनों ही वेरिएबल हमने फाइंड कर लिया है। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। अब हम समझते हैं लास्ट मेथड यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए यहाँ पर भी हम दो इक्वेशंस को कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 4x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन हम मान लेते हैं 6x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को हम 1 और 2 मान लेते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी होगी कोफिशिएंट्स की वैल्यू। तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट्स होंगे a1, b1 एंड c1। ऐसे ही सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट होंगे a2, b2 एंड c2। तो चलिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए a1, फर्स्ट वाली इक्वेशन में a1 के प्लेस पर लिखा हुआ है 4, और देखिए b1 के प्लेस पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 1, क्योंकि y के साथ में कोई भी नंबर नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे। अब जो कांस्टेंट टर्म यानी कि c1 हमें दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 में वो है -10। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 से भी हम सारे कोफिशिएंट्स निकाल देंगे। तो a2 के प्लेस पर आपको देखिए दिख रहा है 6, b2 के प्लेस पर हमें दिख रहा है 2, और c2 के प्लेस पर हमें दिख रहा है 8 जो कि माइनस का है। तो इस तरह से हमने सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल ली। अब जो कोफिशिएंट्स हमने निकाले हैं उन सभी कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना होता है b1 b2, उसके बाद हम लिखेंगे c1 c2, फिर हमें लिखना होता है a1 a2, और लास्ट में फिर से आ जाता है b1 b2। उसके बाद इन कोफिशिएंट्स की हमें करनी होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि मेथड के नेम में भी आपको दिख रहा है कि मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कोफिशिएंट को हम इस पैटर्न में अरेंज करेंगे और उन सभी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले कोफिशिएंट्स की यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। तो b1 हमने फाइंड किया था 1, और b2 की वैल्यू हमें मिली थी 2, c1 की वैल्यू मिली थी -10, और c2 हमारे पास आया था -8। ऐसे ही a1 हमें मिला था 4, और a2 की वैल्यू मिली थी 6, और b1 b2 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं तो इसको हम 1 और 2 ही लिखेंगे। अब इनकी हमें करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सभी कोफिशिएंट के आगे क्रॉस का साइन लगा देते हैं। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला क्रॉस का साइन हमने लगाया है इसके ऊपर हम लिखेंगे x, क्योंकि यहाँ से हमें मिलेगी x वेरिएबल की वैल्यू, और सेकंड वाले क्रॉस के ऊपर हम लिखेंगे y, क्योंकि यहाँ से हमें मिलेगी y वेरिएबल की वैल्यू, और ये जो थर्ड वाला क्रॉस हमने लगाया है इसके ऊपर हम सिंपली लिखेंगे 1। अब देखिए जो पैटर्न हमें मिला है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x, और x के नीचे लगाते हैं डिवाइड का साइन, और जो हमें ये क्रॉस दिख रहा है यानी कि 1 की मल्टीप्लाई हमें दिख रही है -8 से, तो 1 इंटू -8 कर देंगे। उसके बाद ये जो सेकंड वाला हमें क्रॉस दिख रहा है यानी कि 2 और -10 का, इसको भी हम नीचे ही लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें माइनस का साइन लगाना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू -10,
आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई के बीच में हमेशा माइनस का साइन ही लगाना है। अब इसी तरह से जो सेकंड वेरिएबल y है, इसके नीचे भी हम डिवाइड का साइन लगाएंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर -10 की मल्टीप्लाई हो रही है 6 से, तो हम यहाँ लिखेंगे -10 × 6। अब फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे और दूसरा वाला क्रॉस करेंगे। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है -8 × 4। अब देखिए लास्ट में हमारे पास है 1, तो हम लिखेंगे 1 और 1 के नीचे भी हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, तो 4 × 2 हो जाएगा और 6 की मल्टीप्लाई आपको दिख रही है 1 से, तो पहले माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद 6 × 1 लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सो x के नीचे आएगा 8 × 1 = 8, इट मीन्स -8। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 और 10 की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 20। इक्वल टू में y अपॉन 10 और 6 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो मिलेगा -60, और 8 और 4 की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 32। और देखिए यहाँ 8 के पास है माइनस का साइन और बाहर भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। इक्वल टू में 1 के नीचे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 × 2 हो गया 8 और 6 × 1 हो गया 6। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए x के नीचे बचेगा 20 - 8, इट मीन्स 12। अब देखिए y के नीचे है -60 और प्लस का 32, तो माइनस प्लस होता है माइनस और साइन आता है बड़े नंबर का, तो 60 और 32 को माइनस करने पर हमें मिलेगा 28। और देखिए लास्ट में हमारे पास बचेगा 8 - 6 यानी कि 1/2। अब यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये जो x/12 है, यानी x वाली जो टर्म है, इसको हम लास्ट वाली टर्म यानी कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे x/12 = 1/2। सो इससे x आएगा 12/2 और इसको कट करने पे हमें मिलेगी x की वैल्यू 6 के इक्वल। तो इस तरह से फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है सेकंड वेरिएबल यानी y की वैल्यू। अब देखिए x तो 6 आ गया, अब हमें निकालना है y की वैल्यू। तो अब इस y वाली टर्म को हम कंपेयर करेंगे लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म से, यानी कि y/-28 इक्वल होगा 1/2 के। सो इससे y हमें मिलेगा -28/2 और इसको सॉल्व करने पे y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -14। तो इस तरह से हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल है वो भी आ चुका है। तो ये था लास्ट मेथड यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।